ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। कहते हैं कि कोई भी युद्ध यदि लंबा खिंच जाए तो उसमें शामिल सेनाओं के थकने का अंदेशा गहराता है। जंग में शामिल सेनाओं की एक रणनीति थका डालने की भी होती है, लेकिन कोरोना से मोर्चा लेती सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं है, बल्कि उनकी जरा सी उदासीनता या शिथिलता से सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस ही फैलेगा, जो न सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों को अपनी जद में लेगा, बल्कि लोगों की जान का खतरा भी बनता रहेगा। पिछले एक साल में देश दुनिया में इंसानियत ने कोरोना से काफी नुकसान उठाया है। इसीलिए इससे लड़ाई में किसी किस्म की कोई भी कोताही स्वीकार हो ही नहीं सकती है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल से 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अगर आप उस रेंज में आते हैं, अगर आप 45 वर्ष से ज्यादा हैं, तो आप जरूर टीका लगाएं। हालांकि कोरोना को लेकर अभी भी बहुत से सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं। टीकाकरण को लेकर बहुत से सवाल, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, जिन्हें हम लगातार शांत करते रहे हैं। 350 कार्यक्रम हम अब तक कर चुके हैं कोरोना को लेकर, और आज 351वें कार्यक्रम में हम आपके साथ हैं। कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा है। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सरमन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं को। डॉक्टर, कोरोना महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कल से लागू हो जाएंगे। और जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा कि कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। ऐसे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जब ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा और बहुत मैसिव स्तर पर, बहुत मैसिव स्केल पर जब ये टीकाकरण होगा, तब कोरोना को खत्म करने की जो जद है, जो लड़ाई है, वो कितनी रह जाएगी? जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। प्रारंभ में ही इस तरह से आपने कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहला वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा, और उसमें सारे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, उनको सरकार ने दिया, क्योंकि वो फोर फ्रंट पर थे। बिल्कुल नेचुरली सबसे ज्यादा एक्सपोजर उनको होता है जब मरीज भर्ती होता है। दूसरी स्टेज में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो अदर देन जो मेडिकल से स्टाफ या डॉक्टर नर्स के अलावा जितने भी फोर फ्रंट पे जो हमारे वॉरियर्स होते हैं, जैसे पुलिस है, आर्मी है और पैरामिलिट्री के जितने भी फोर्सेज हैं, उनको दिया जाए। तीसरी स्टेज में सरकार ने डिसाइड किया कि 45 साल से ऊपर वाले, लेकिन उनको कोई बीमारी है या 60 ईयर्स से ओल्ड वाले लोग हैं, उस तरह से। और लेकिन अब जो कल से जो शुरू होने वाला है, उसमें ये कंडीशन जो थी पहले कि 45 साल के ऊपर वाले, लेकिन कुछ उनको कंफाउंडिंग फैक्टर जिसको कहते हैं मेडिकल भाषा में, मींस कोई उनको बीमारी दूसरी होनी चाहिए, जैसे दिल की बीमारी है, डायबिटीज है या कुछ है, तो वो कल से जो राइडर है जिसको कहते हैं हम, एक कंडीशन है, वो हटा दी जाएगी। तो कोई भी आदमी अगर स्वस्थ आदमी भी है 45 साल से ऊपर वाला, तो उनको सबको वैक्सीन लग पाएगी। जैसा कि पहले था कि पहले नॉर्मल आदमी, हेल्दी आदमी थे, लेकिन उनको कोई कंडीशन थी, उन्हीं को लग रही थी। कल के बाद ये दिशा निर्देश हैं कि कोई भी आदमी जो 45 साल से उम्र का है, उसको वैक्सीन ये लग पाएगी। और उसके साथ ही साथ जिन लोगों को पहले लग रही थी, जैसे 60 ईयर से ओल्ड वाले लोगों को पहले जैसे लग रही थी, उनको भी लगती रहेगी। जिनको दूसरी बीमारियां पहले थी, जो पहले ग्रुप में ऑलरेडी आ रहे थे, उनको लगती रहेगी। लेकिन ये नया ग्रुप और ऐड हो गया है, और इससे बिकॉज हमारे पास इतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और इतने जो क्षमताएं भी नहीं है कि सारे हर एज ग्रुप को लगा दिया जाए एक बार में। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऊपर से जो ज्यादा जिनको खतरा है बीमारी होने का, इन्फेक्शन होने का, या फिर बीमारी होने के बाद उनको गंभीर स्थिति में ले जाने का जिस तरह से वायरस करता है,
जो ओल्ड एज वाले होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जिनको कोई बीमारी होती है, तो उनको ये लंग्स में जल्दी इन्फेक्शन करता है और सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है और कभी कभी घातक भी हो जाता है, जान भी ले लेता है। तो इस तरह से उन लोगों के अलावा धीमे धीमे अब गवर्नमेंट हो सकता है कि अगले 2 या 3 महीने में बाकी जनता के लिए भी ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य ये है कि लगभग हमारे देश की 70% जनता को ये इस साल के अंत तक वैक्सीन हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी हो जाए और उसके बाद हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकें। जी डॉक्टर सरवन, कुछ लोगों को वैक्सीन को लेकर एक मिथ है कि कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से तो अच्छा है कि अगर हमें इन्फेक्शन हो जाए और हम संक्रमित हो जाएं और फिर उसमें हमारे में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे तो हमें वैक्सीन लेने की जरूरत ही नहीं। क्या सत्य है इसमें? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मिथ है, लोगों में बहुत सारा अंधविश्वास है और इसको मैं यही कहूंगा बिकॉज ये सत्य नहीं है कि नेचुरल इन्फेक्शन होगा। एंटीबॉडी यस उसमें भी बन सकती है और एंटीबॉडी वैक्सीन से भी बनती है, लेकिन जो लोग रिस्क पर हैं या जिनमें कोई बीमारी है या ओल्ड एज वाले हैं या इनको जो बहुत ज्यादा डोज मिली है, जैसे एज डॉक्टर हैं या उस तरह के ग्रुप के जो लोग हैं या फैमिली में किसी को हो गया तो फैमिली का कांटेक्ट नजदीक रहता है, ऐसे लोगों में जो नेचुरल इन्फेक्शन होगा उसमें सीरियस या गंभीर स्थिति जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जिनमें वैक्सीन लग जाएगी उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उनकी ये देखा गया है कि लगभग अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है कि जो वैक्सीन लगने के बाद उसकी इन्फेक्शन हुआ और उसको आईसीयू में जाना पड़ा हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो। तो ये एक बहुत अहम चीज है कि वैक्सीन इन्फेक्शन से बेशक नहीं बचाती है, लेकिन जो इन्फेक्शन का गंभीरता है उसको 100% कम करती है और यही कारण है कि हम सब लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए, जिससे अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो जानलेवा नहीं होगा। डॉक्टर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वैक्सीन का जो विकास हुआ है, वैक्सीन जो बनी है वो बहुत जल्दी बन गई है, इसलिए ये उतनी सेफ नहीं है। एक ये भी मिथ है लोगों में। ये भी देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मिथ तो है और मिथ के लिए भारत सरकार हो या दुनिया की जितनी सरकारें हों, हम जैसे जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, हम लोग बार बार इस आपके माध्यम से, जैसे आपका कल 350वीं कड़ी हुई थी और मुझे भी उस कड़ी में शामिल होने का सौभाग्य मिला था और जैसे आज हम बात कर रहे हैं और आज हम PIB के थ्रू भी, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के थ्रू भी बात कर रहे थे आज, तो हम बार बार बताते रहते हैं कि ये ऐसी महामारी हुई जो 1918 में जो एक फ्लू, स्पेनिश फ्लू कहते हैं, उसके बाद इस सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी थी। ये लोगों का साइंटिफिकली कहना बिल्कुल सही है कि कई साल लग जाते हैं वैक्सीन को बनाने में, उनके बहुत सारे ट्रायल होते हैं, लेकिन इस समय जिस तरह से सारी सरकारों ने, सारी लाइसेंसिंग एजेंसीज ने, सारे साइंटिस्ट ने और जिस तरह से सारे डॉक्टर्स ने काम किया मिलजुल करके, बिना कंपटीशन की को ध्यान में रखते हुए, पैसे को ध्यान में ना रखते हुए, पेटेंट टेक्नोलॉजी को ध्यान में ना रखते हुए, मुनाफा को ध्यान में ना रखते हुए, जिस तरह से मानवता को बचाने के लिए दिन रात जिस तरह से लोगों ने काम किया, तो उस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी जो थी, नई टेक्नोलॉजी से ये वैक्सीन बन पाई हैं और आज की डेट में ये खुशी की बात है कि कम से कम 15 वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें से 10 वैक्सीन ऑलरेडी दुनिया के कुछ न कुछ किसी न किसी देश में लग रही हैं। तो ये फास्ट ट्रैक पे हुआ और जल्दी हुआ, लेकिन जल्दी के कारण थे कि ये हर दिन लाखों लोग मर रहे थे दुनिया में, तो उस समय हर साइंटिस्ट का, हर जो वैज्ञानिक है उसका, हर डॉक्टर का, हर सरकार का ये ध्येय था कि किस तरह से जल्दी वैक्सीन बनाई जाए, बिकॉज दवाई कोई नहीं है, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था, तो न दवाई थी न रुक रहा था, तो वैक्सीन एक उम्मीद वैक्सीन लेकर के आई और उस वैक्सीन को जो सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर, सारी कंपनियों ने मिलकर, दुनिया की जितनी कंपनियां हैं, सारे बाकी के जितने काम थे दवाई बनाने का या वैक्सीन बनाने का, दूसरी वैक्सीन, सारे काम छोड़कर सारी फोर्सेस इस वैक्सीन इन अगेंस्ट कोरोना, जिसको कहते हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने में लग गए, इसलिए ये वैक्सीन जल्दी बन पाई। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ शॉर्टकट किया या जल्दबाजी की गई, काम सारे जिस तरह से रिसर्च होती है वही हुई। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि गवर्नमेंट की
जब भी सरकार होती है, सरकार की इच्छा शक्ति होती है, तो चीजें नेचुरली स्मूथ होती गई और उसमें सरकारें जितनी भी रेस्पेक्टिव, चाहे अमेरिका की सरकार हो, इंडिया की सरकार हो, जहां जहां की सरकारें थी, उन सरकारों का भी सपोर्ट वैज्ञानिकों को मिला, कंपनियां, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां थी, उनको मिला, जिसकी वजह से ये चीज हो पाई। जी, और अब ये हमारा फर्ज बनता है कि अब जब कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल है तो अब हमें उसे लगाना चाहिए ताकि हम अपने आप को, अपनों को और समाज को इससे बचा सकें। जी, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं श्रोताओं, तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। ये नंबर टोल फ्री है, आप देश के किसी भी कोने से हमें फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें 23314444 पर भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर सरमन, देश में जहां भी कोरोना की दूसरी लहर है वहां पिछले पीक से 2 से 3 गुना ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ऐसा इस बार क्यों रहा है? देखिए, इसके कई कारण हैं कि पहला जो वेव थी, जो पिछली साल, जो 1 साल पहले जो कोरोना जब आया, तो एकदम लोगों में बहुत डर था, हर इंसान डरा हुआ था और डर की वजह से लोगों में अंदर सब कंप्लाइंट हो गए, लोग घर में घुस गए, कंप्लीट लॉकडाउन हुए। और इस बार क्या हुआ है कि एक तो दुर्भाग्य से मैं कहूंगा कि एक लोगों में ये भी वहम हो गया, क्योंकि इसमें डेथ लोगों को देखने में मिला कि 2% होती है, तो लोगों को लगा कि नहीं 2% जैसा था कि लोग कंप्लेसेंट हो गए कि वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है, हम तो हो जाएंगे, 2% लोगों को ही मौत होती है, हमको कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों के भ्रामक बातें भी, वायरल वीडियो जिसको कहते हैं, वो हुए कि वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं, कोरोना कुछ नहीं, जुकाम जैसी बीमारी है। लेकिन जिनकी अपनों की जानें गई हैं और जितने लगभग 800 से ज्यादा डॉक्टर्स की जानें गई हैं, उनको अगर ध्यान में रखेंगे तो ये बात कभी भी जहन से नहीं जाएगी कि ये एक भयानक बीमारी है और ये घातक हो सकती है। 2% ही है, लेकिन 2% भी लाखों की तादाद में कई लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनकी जानें गई हैं। तो ये नहीं है कि ये इस बीमारी को कोई भी अगर मजाक समझता है या बहुत लाइटली लेता है तो ये ठीक नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ। अभी जब दोबारा आई तो जनवरी फरवरी में जिस तरह से केस हमारे यहाँ कम हो गए, लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए, बाजार जाने लग गए, बाजारों में मास्क पहनना बंद कर दिया, हैंड हाइजीन ऑलमोस्ट खत्म कर दी, सैनिटाइजर यूज करना बंद कर दिए, सिनेमा में, रेस्टोरेंट्स में, शादियों में, हॉल्स में बहुत बड़ी बड़ी शादियां होने लग गई और जितने धार्मिक प्रोग्राम थे वो बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में धार्मिक जो उत्सर्जन होने लग गए और उसकी वजह से ये दोबारा जो पीक आई है और इतनी जल्दी आई बिकॉज एकदम एक्सपोजर हो गया, किसी ने किसी की चिंता नहीं की और बिल्कुल इसको हम लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया कोरोना को। जी, ये दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टर सरमन, हम इस पे चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच हमारी पहली श्रोता हमसे जुड़ चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज क्या प्रश्न है आपका? जी, स्वागत के लिए तो नवीन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार पिंकी जी। जी बिल्कुल सर। पहले तो 3 से 51 एपिसोड जीतने के लिए आप लोगों को कांग्रेचुलेशन दे रही हूँ। जिस तरह आप लोग प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। हम लोगों के पास इतना शब्द नहीं है कि हम लोग इसकी गणना कर सकें। इतना अच्छा बेटर हमारे, चाहे वो कोरोना वर्कर हो, चाहे रेडियो के डिपार्टमेंट लोग, सबको ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है कि बच्चों को वैक्सीन कब दिया जाएगा? जैसे अभी 45 साल वाले के व्यक्ति को लग रहा है, कोरोना वर्कर को भी लग चुका है और हमारे बुजुर्ग को भी लग चुका है, तो फिर ये बच्चों को कब दिया जाएगा? इस पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर सरमन। जी पिंकी जी, आपका आई होप वो सुन रही हैं। तो पिंकी जी, अभी ऐसा है कि अमेरिका में पहला क्लिनिकल ट्रायल जिसको कहते हैं, कोई नई दवा बनती है वैक्सीन या दवा दूसरी, तो उसका एक क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो अमेरिका ने पहली बार बच्चों में अभी क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। दुनिया में कहीं भी अभी तक बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। तो जब उस वैक्सीन के ट्रायल के रिजल्ट आ जाएंगे तो हो सकता है उस वैक्सीन को बच्चों में लगाया जाए। लेकिन अभी हमारे देश में जो दोनों वैक्सीन बन रही हैं, इनका अभी
ट्रायल का कोई डाटा नहीं है हमारे पास, तो अभी तक सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि इस वैक्सीन को अभी बच्चों में लगाया जाएगा। तो फिलहाल अभी बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर से रेहान। रेहान जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। रेहान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या प्रश्न है आपका? जैसे हमारे यहाँ, जैसे अपने यहाँ इलेक्शन दौर आ रहा है, तो कोरोना का भारत जो कोरोना चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, तो कृपया वोट डालेंगे तो हिसाब से डालेंगे तो मतलब भीड़ होते जाएंगे। जी। 1-2 सवाल हो रहे हैं। जी कहिए। तो 8 साल जैसे उम्र, जैसे 60 साल की उम्र की वो है, टीका लग रहेंगे। हाँ जी। तो उसके लिए मतलब ध्यान से लगाए, जैसे कोई फॉलो करना पड़ेगी। जी, डॉक्टर सरमन ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन के दौरान ये वोटिंग करते हैं और ये वोटिंग मशीन को छूते हैं, तो उससे भी क्या कोरोना का संक्रमण हो सकता है? जी, इनका जो सवाल है वो दूसरा तो मैं भी नहीं समझ पाया, पहला तो मैं भी समझा और आपने दोहरा दिया उसको। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, जब आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो आपको सैनिटाइजर वहां मिलेगा। तो आप जब उसमें मशीन से जब वोट डाल के दबा के जब निकलेंगे तो आपको सबको सैनिटाइजर दिया जाएगा। तो वहां पर आप अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। वो आपको वहां पर सारी सुविधाएं, जितने भी पोलिंग बूथ होंगे वहां पर आपको वो हाथ को सैनिटाइज करने वाली सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होगा। तो उससे आपको खतरा नहीं होगा कोई। हमारे अगले श्रोता हैं मोहम्मद वकार। आइए सुनते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। वकार साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर साहब, आपको और नवीन सर, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं जानकारी ये चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी आपने बताया बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। जो 40 साल के 45 साल के बुजुर्ग हैं, या सर उनसे ऊपर कितनी एज तक के बुजुर्गों को ये वैक्सीन दी जाएगी? 100 साल के भी हो, 90 साल के हो, वो कोई 45 साल से ऊपर वाले कोई भी उम्र हो, 100 साल तक, 104 साल तक, जितने भी जो भी उम्र हो, जो भी जीवित हैं, हर इंसान को 45 साल से ऊपर वाले सबको लग रही है। जी डॉक्टर, अब जो लक्षण आ रखे हैं, अब जो संक्रमित व्यक्ति हो रखे हैं, उनमें नए तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, डायरिया, उल्टी और यूरिन की दिक्कतें, ऐसा भी है क्या? जी, ये सिम्टम जो थे ये पहले भी थे, लेकिन जो नई स्ट्रेन सब जो म्यूटेंट्स, इसको वेरिएंट कहते हैं, वो इंडिया में आ गए हैं। जो 4-5 वेरिएंट हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में वो वेरिएंट उनमें म्यूटेशन हुआ और वो अब इंडिया में आ गए हैं। सबसे ज्यादा म्यूटेंट्स जो आज की डेट में अवेलेबल हैं वो महाराष्ट्र में हैं, पंजाब में हैं, गुजरात में देखने को मिले हैं और इसमें तेलंगाना में, केरला में मिले हैं, कुछ हमको मध्य प्रदेश में भी मिले हैं। स्टडीज उत्तर प्रदेश से हुई नहीं है ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश का हमको पता नहीं जहां से ये पूछ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर कहने का तात्पर्य ये है कि ज्यादातर देश के भागों में म्यूटेंट्स आ गए हैं और ये म्यूटेंट्स 2-3 चीजों में डिफरेंट हैं। एक तो ये कि जैसा कि आपने बताया, थोड़े से सिम्टम्स इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये है कि ये स्प्रेड मींस फैलता बहुत जल्दी है। तीसरी चीज ये है कि ये जो म्यूटेंट्स हैं जिनमें वैक्सीन लग गई है उनमें भी हो सकते हैं, लेकिन जो वैक्सीन लगने के बाद लोगों को इसका मतलब और इसका तात्पर्य ये है, हम बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है वो भी अपना मास्क ना छोड़ें, हैंड हाइजीन नहीं छोड़ें, बिकॉज दूसरी स्ट्रेन, दूसरा म्यूटेंट या जिसकी दूसरी वैरायटी आपको इन्फेक्ट कर सकती है। एक वैरायटी से आप इम्यून हो गए, उससे आपका रोकथाम हो जाएगी, लेकिन दूसरी वैरायटी आकर के आपको इन्फेक्शन कर सकती है। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि जब तक कोरोना हमारे देश में रहेगा तब तक आपको ये जो मास्क पहनना, भीड़ में ना जाना और हाथों को बार बार धोते रहना या हाथों की सफाई रखना, ये 3 चीजें अगर आपने वैक्सीन ले भी ली है तो भी इन चीजों का ध्यान रखना है और नहीं ली है तो रखना ही रखना है। लेकिन मेरा सबसे आग्रह होगा कि वो वैक्सीन लगवाएं, जहां भी जो वैक्सीन अवेलेबल है आपको
वो लगवाइए। वैक्सीन से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन्फेक्शन अगर हो भी जाता है तो वो गंभीर रूप नहीं लेगा आपके शरीर में और जान जाने के चांसेस 0 हो जाएंगे लगभग। जी, इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस से संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। आपकी जिज्ञासाएं और आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। आइए अब सीधे पंजाब का रुख करते हैं। वहां से हरमेश कुमार हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। हरमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, हमारा सवाल ये है, जो जिसका भी ऑपरेशन हो जाता है दिल का, जिसके स्टंट पड़ जाते हैं दिल में, उसको भी ये लगाना चाहिए जिसको हार्ट की बीमारी हो? बिल्कुल लगा सकते हैं। हमारा प्रश्न ये है जी, यहाँ पंजाब में भी कई जगह रैलियां होती हैं, 5-5 हजार बंदा इकट्ठा होता है, और दिल्ली में भी धरना लगा हुआ है किसानों का, वहां पर भी लाखों बंदे बैठे हैं जी। क्या वहां पर भी कोरोना फैलने का डर नहीं है? डॉक्टर सरवन जी, बिल्कुल। आपने पहला जो प्रश्न किया था उसका मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे हार्ट की किसी को स्टेंट लगे हुए हैं तो वो स्टेंट वाले लोगों को भी लग सकता है। ऑपरेशन भी हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है तो उनको भी लग सकता है, और इनफैक्ट उनको तो जरूर लगवाना चाहिए बिकॉज उनमें कोरोना का इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा सवाल आपका ये था कि जो जितनी भी रैली हो रही हैं या राजनीतिक जो गैदरिंग हो रही है उनमें भी चांस है कि नहीं? बिल्कुल है, लेकिन जो ओपन खुले में जो भीड़ होती है और एक जो भीड़ होती है अंदर हॉल में या घर के अंदर, उनमें बहुत फर्क है। जो खुले में भीड़ होती है उसमें चांसेस, बिकॉज हवा में जो आपके मुंह से या नाक से जो इन्फेक्टेड आदमी है, संक्रमित आदमी है, उससे जो वायरस निकलेगा वो हवा में ऊपर उड़ के चला जाएगा। लेकिन जब घर में होते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि कभी सर्दियों में अगर आपने मुंह से धुआं निकलता देखा हो, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि जब अंदर घर के अंदर होते हैं, जब खाना खा रहे होते हैं बहुत सारे लोग, या दावत कर रहे होते हैं अंदर, या कोई फंक्शन कर रहे होते हैं, या सिनेमा हॉल में बैठे होते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तो वहाँ वायरस जो बहुत जल्दी फैलता है एक दूसरे से, बिकॉज वहाँ उसको ऊपर उड़ने की, हवा में उठने की जगह नहीं मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि जितनी भी भीड़, कभी भी लोग जो बंद जगह हैं, जैसे हॉल्स हैं, घर हैं, या आपके जितने भी बैंक्वेट हॉल्स हैं, इनमें आप ना जाएं, अपने आप को रोकें। चाहे कोई भी आपके रिश्तेदारों का फंक्शन हो रहा हो, कोशिश करें कि कम से कम फंक्शंस अटेंड करें आप। जी, उत्तर प्रदेश के मंदसौर से बसंती लाल जी का प्रश्न सुनते हैं। बसंती लाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर जी नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से मैं बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे दो प्रश्न हैं। जैसे कि एक तो ये कि जैसे 45 साल वालों को वैक्सीन लग रही, तो क्या इसमें 1-2 दिन या 1-2 महीना आगे पीछे होगा तो उसको लग सकता है क्या वैक्सीन? और दूसरी है कि जो दूसरी वैक्सीन लगेगी तो इसमें कोरोना साफ हो जाएगा क्या सर? जी डॉक्टर शर्मा जी, पहला का सवाल ये है कि अगर किसी की 45 साल से थोड़ा 2-1 महीना कम है तो कोई बात नहीं, उसका अगला जो मई के महीने में उनकी उम्र पूरी हो जाएगी तो तब लगवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, जून में हो जाएगी। लेकिन वो जब 45 साल का आधार कार्ड में जो आपकी एज होगी उसी के हिसाब से आपको 45 साल का, बिकॉज फिर तो 2 महीने किसी की कम की जाएगी, फिर 6 महीने की जाएगी, 1 साल भी कोई कहेगा कि नहीं मेरी 1 साल है, 44 साल 1 महीना हो गई है, मुझे भी लगा दीजिए। तो थोड़ा सा देखिए कट ऑफ तो कहीं रखना ही पड़ता है। तो 45 साल की कट ऑफ है। कल की डेट में जो भी 45 साल के लोग हो गए होंगे उन्हीं को ये लग पाएगा, और जिनकी कम है उम्र उनको नेचुरली अगले आने वाले महीनों में हो जाएगा। दूसरी चीज आपने प्रश्न किया कि 2 वैक्सीन लगने के बाद क्या कोरोना साफ हो जाएगा। साफ का मतलब मैं समझा नहीं, आप अपने मतलब मरीज के हिसाब से कह रहे हैं या दुनिया से साफ की बात कर रहे हैं? देखिए, सारी दुनिया में जब 70% लोगों को, मतलब 70% लोगों को वैक्सीन लग जाएगी या उनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका होगा, जो कम से कम परसेंटेज है। दुनिया की बात कर रहे हैं हम, एक प्रदेश या एक जिले से आपके जैसे मंदसौर में 80% भी कर दें, लेकिन आपके पड़ोस के जिले में 30% ही लोगों को हुआ तो वहां से इन्फेक्शन ले आएगा। तो सारी दुनिया के 70% लोग
जब तक वैक्सीनेटेड या इम्यून उसकी रोग क्षमता रोकने की क्षमता जब तक पैदा नहीं हो जाती तब तक इसका डर बना रहेगा दुनिया में। तो अभी कोरोना जितनी जल्दी दुनिया से और हमारे देश से नहीं जा रहा है, अभी रहेगा। जी, और अब हमारे अगले श्रोता हैं अनिल कुमार यादव दिल्ली से। नमस्ते सर। जी नमस्कार। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार अनिल जी। सर मैं डॉक्टर साहब से एक ये बात जानना चाहता हूँ कि कोरोना के कोई एक दो सिम्टम्स ऐसे बताएं जिससे कि ये पता चले कि हाँ ये दिक्कत है तो कोरोना ही हो सकता है। बिल्कुल बता देंगे। हाँ जी, पहला सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको कहीं होके आए हों या कोई घर में अजनबी आदमी आया हो और उसके दो दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद आपको अगर बुखार आए, खांसी आए, गले में खराश हो, लूज मोशन में जो पतले लैट्रिन आने लग जाए या सिर में बहुत दर्द होने लग जाए, तो ये सब चीजें जो हैं आपको बताती हैं कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जब भी आपको बुखार और खांसी दोनों साथ साथ हों या बुखार के साथ पतले दस्त आ रहे हों या बुखार के साथ आपको खांसी होने लगे बहुत ज्यादा और या बुखार के साथ आपके सिर दर्द होने लगे बहुत ज्यादा, तो आप समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है और आप नजदीक के जहां भी टेस्टिंग हो रही है वहां टेस्ट कराएं और उसमें आपका पता चल जाएगा। जी डॉक्टर, दूसरी डोज को लेके, कोरोना की दूसरी डोज को लेके कुछ लोगों के मन में संशय है कि मुझे सेकेंड डोज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एक डोज ही काफी है क्योंकि मुझे तो अभी तक कोरोना ने संक्रमित नहीं किया है, एक डोज मेरे लिए काफी है। जी, ये धारणा लोगों में कुछ में जो आ रही है ये बिल्कुल गलत है। एक वैक्सीन से लगभग 30% लोगों में ही एंटीबॉडी बनते हैं, तो दूसरी वैक्सीन बहुत जरूरी है। और अगर उन्होंने कोविशील्ड ले रहे हैं या कोवैक्स ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोविशील्ड ले रहे हैं तो उसकी स्टडी जो दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल है उसमें स्टडी पब्लिश हुई है कि उसमें लगभग 1.5 महीने के बाद या 1.5 महीना या 2 महीने के बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए तो अच्छा इफेक्ट आता है उससे और उसमें फिर आपका 80% तक प्रोटेक्शन मिल जाता है। डॉक्टर सरमन, हम इस पे डॉक्टर सरमन आपको यहाँ टोकेंगे। अभी एक और श्रोता हमारे आखिरी हैं बिहार से, ज्ञानेश्वर जी, वो काफी देर से लाइन पे हैं, उनका प्रश्न सुन लेते हैं। ज्ञानेश्वर जी, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बहुत संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, बोलिए। ज्ञानेश्वर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, कोरोना ये प्राकृतिक है या? डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न ये है कि जानना चाहते हैं कि ये प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है? ये प्राकृतिक है, नेचुरल है और ये कुदरत ने ही ऐसा, एक वायरस बहुत सारे होते हैं लेकिन ये वायरस अपने आप में उसने ये रूप ले लिया और सारी दुनिया को परेशान कर रहा है, तो ये प्राकृतिक रूप से हुआ है। जी डॉक्टर, अब वक्त हमारे पास बहुत कम है, अब हम सिर्फ आपसे यही जानना चाहेंगे और आपसे ही संदेश लेना चाहेंगे कि अब जब कल से 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा संदेश सारे श्रोताओं को आपके माध्यम से यही होगा कि देखिए, कल से जो सरकार का एक ऐतिहासिक जो स्टेप है उसमें 45 साल से उम्र वाले, बीमारी के सहित या बिना बीमारी वाले कोई भी आदमी जिनको वैक्सीन लगने का एक कल से ओपन हो रहा है, तो उसमें मेरा सारे भारतवासियों से आह्वान होगा कि वो जाएं, अपने नजदीक के सेंटर में जाएं और वैक्सीन लें और वैक्सीन से डरें नहीं। और वैक्सीन ही एक इसका रोकथाम का और हमारे देश से कोरोना खत्म करने का एक सही उपाय है। लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीन लेने के बाद ये ना भूलें कि आपको मास्क पहन के रखना है, हाथों की हाइजीन रखनी, मीन्स हाथों को साफ करते रहना है और आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लगने के बाद भी। जी डॉक्टर सरमन, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।